दोस्तों, जिस कहानी की भूमिका आप अभी पढ़ रहे हैं वह किसी एक घटना, एक युद्ध या एक सम्मेलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस गहरे वैश्विक शक्ति संघर्ष की कहानी है जिसकी नींव शीत युद्ध के बाद ही रख दी गई थी, लेकिन जिसे समझने में दुनिया को दशकों लग गए, क्योंकि उस समय एक ही नैरेटिव था, एक ही आवाज थी और एक ही व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था का सबसे ताकतवर प्रतीक था नाटो। एक ऐसा गठबंधन जिसे दुनिया के सामने सुरक्षा और लोकतंत्र के रक्षक के रूप में पेश किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे वही गठबंधन वैश्विक राजनीति का लाइसेंसधारी जज बन चुका था, जो तय करता था कि कौन देश अच्छा है, कौन बुरा है, किस पर बम गिरेंगे और किस पर सिर्फ बयानबाजी होगी, किस देश के चुनाव वैध हैं और किस देश के चुनाव तानाशाही कहे जाएंगे। और यही वजह है कि नाटो को केवल सैन्य संगठन समझना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि नाटो असल में एक वैचारिक हथियार रहा है, एक ऐसा पॉलिटिकल टूल जिसके जरिए पश्चिमी दुनिया ने दशकों तक अंतर्राष्ट्रीय कानून, मानवाधिकार और लोकतंत्र की परिभाषा को अपने हितों के अनुसार मोड़ा। इराक में हथियारों के नाम पर तबाही मचाई गई, अफगानिस्तान में 20 साल तक युद्ध लड़ा गया, लीबिया को एक स्थिर देश से अराजकता में झोंक दिया गया, सीरिया को युद्ध भूमि बना दिया गया। लेकिन हर बार कहानी वही थी कि यह सब विश्व शांति के लिए जरूरी है, जबकि सच्चाई यह थी कि यह सब उस एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश थी जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी ही नियम लिखते थे, और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश केवल उन नियमों का पालन करने वाले किरदार थे। भारत भी लंबे समय तक इसी दबाव में रहा। आजादी के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का झंडा उठाने के बावजूद भारत से हर बड़े संकट में यह अपेक्षा की जाती रही कि वह पश्चिम की लाइन ले, सोवियत संघ के दौर में भी और उसके पतन के बाद भी। लेकिन भारत ने समय के साथ यह समझ लिया कि नाटो का सुरक्षा मॉडल असल में सुरक्षा से ज्यादा निर्भरता पैदा करता है, क्योंकि नाटो का सदस्य बनना केवल सैन्य समझौता नहीं होता, वह आपकी विदेश नीति, आपकी रक्षा खरीद, आपके दुश्मन और आपके दोस्त तक तय करने लगता है। और यही वजह है कि भारत ने कभी नाटो जैसी किसी व्यवस्था का हिस्सा बनने की जल्दी नहीं दिखाई, बल्कि उसने धीरे धीरे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत किया, रूस के साथ पुराने रिश्ते बनाए रखे, अमेरिका के साथ संतुलित साझेदारी विकसित की और चीन को लेकर सतर्क लेकिन यथार्थवादी नीति अपनाई। और यहीं से दुनिया एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि आज पहली बार नाटो की उस वैचारिक और रणनीतिक शक्ति को खुली, संगठित और दीर्घकालिक चुनौती मिल रही है। और यह चुनौती किसी एक देश से नहीं, बल्कि एक उभरते हुए ध्रुव से आ रही है, जिसे आप RIC यानी रूस, भारत और चीन के नाम से जानते हैं। यह कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है, न ही कोई लिखित संधि है, बल्कि यह एक साझा समझ है कि दुनिया को अब एक ही शक्ति के इशारों पर नहीं चलना चाहिए। रूस इस धुरी में सैन्य और ऊर्जा शक्ति के रूप में खड़ा है, जिसने यूक्रेन युद्ध के जरिए साफ कर दिया कि वह नाटो के विस्तार को अपनी सीमा तक स्वीकार नहीं करेगा। चीन आर्थिक और औद्योगिक शक्ति के रूप में इस धुरी का इंजन है, जिसने बेल्ट एंड रोड, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए पश्चिमी वर्चस्व को सीधी चुनौती दी है। और भारत इस पूरी संरचना की धुरी इसलिए बनता है क्योंकि भारत के पास जनसांख्यिकी की ताकत है, लोकतांत्रिक वैधता है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और सबसे महत्वपूर्ण है रणनीतिक संतुलन साधने की क्षमता। भारत न तो रूस का पिछलग्गू है, न अमेरिका का मोहरा और न ही चीन का सहयोगी, बल्कि भारत अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करता है। यही कारण है कि जब पश्चिम रूस से तेल खरीदने पर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था, तब भारत ने साफ कहा कि उसकी प्राथमिकता अपने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा है। और जब अमेरिका इंडो पैसिफिक के नाम पर चीन को घेरने की बात करता है, तब भारत सहयोग तो करता है, लेकिन किसी सैन्य गठबंधन में बंधने से बचता है। यही भारत की नई सोच है। यही वह सोच है जो नाटो को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि नाटो की ताकत हमेशा इस बात पर टिकी रही कि दुनिया दो खेमों में बंटी रहे, हमारे साथ या हमारे खिलाफ। लेकिन भारत इस बाइनरी को तोड़ देता है, और जब भारत जैसे देश इस तरह का रास्ता चुनते हैं, तो अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया के देशों को भी हौसला मिलता है कि वे भी अपनी शर्तों पर बात कर सकते हैं। यही वजह है कि आज ब्रिक्स, SCO और स्थानीय मुद्राओं में व्यापार जैसी अवधारणाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि ये सब उस डॉलर नाटो आधारित व्यवस्था को चुनौती देती हैं, जिसने दशकों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को नियंत्रित किया। और यह बदलाव अचानक नहीं है, यह धीरे धीरे पका हुआ विद्रोह है। एक ऐसा विद्रोह जो टैंकों से नहीं, बल्कि नीतियों से, बाजारों से, ऊर्जा समझौतों से और कूटनीति से लड़ा जा रहा है।
नाटो आज भी शक्तिशाली है, उसके पास हथियार हैं, तकनीक है और नैरेटिव मशीन है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह अब भी दुनिया को उसी पुराने चश्मे से देखता है, जबकि दुनिया बदल चुकी है। आज कोई भी देश केवल सुरक्षा के नाम पर अपनी संप्रभुता गिरवी रखने को तैयार नहीं है, और भारत इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है, क्योंकि भारत ने यह समझ लिया है कि असली ताकत किसी एक खेमे में खड़े होने में नहीं, बल्कि सभी खेमों से बराबरी से बात करने में है। और यही वह बिंदु है जहां इतिहास करवट ले रहा है, जहां नाटो की एक ध्रुवीय दुनिया धीरे धीरे बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदल रही है। और इस बदलाव की पटकथा भले ही सालों पहले लिखी गई हो, लेकिन उसका मंचन अब शुरू हुआ है, और इस मंचन के केंद्र में खड़ा है भारत, जो न तो युद्ध का ढोल पीट रहा है और न ही शांति का ढोंग कर रहा है, बल्कि चुपचाप रणनीतिक तरीके से उस दुनिया की नींव रख रहा है जहां शक्ति का संतुलन किसी एक संगठन के हाथ में नहीं, बल्कि कई ध्रुवों के बीच बंटा होगा। और यही वजह है कि आने वाले वर्षों में वैश्विक राजनीति की सबसे दिलचस्प कहानी किसी नाटो समिट या G7 बयान से नहीं, बल्कि भारत की उन चुप लेकिन निर्णायक चालों से लिखी जाएगी जो इस पूरी व्यवस्था को भीतर से बदल रही। भारत ने यह रणनीतिक निर्णय यूं ही नहीं लिया कि वह किसी सैन्य ब्लॉक का हिस्सा बनकर अपने संप्रभु निर्णयों को गिरवी रख देगा। यह फैसला दरअसल भारत की सभ्यतागत स्मृति, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विरासत और 21वीं सदी की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की गहरी समझ से निकला हुआ कदम था। और इसी सोच की तार्किक परिणति के रूप में RIC, रूस, भारत, चीन की सक्रियता का जन्म हुआ, जो शुरुआती वर्षों में केवल एक ढीला ढाला संवाद मंच पर था। एक ऐसा मंच जहां 3 बड़े देश कभी कभार मिलते थे, बयान जारी होते थे और फिर सब अपने अपने रास्ते चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे वैश्विक शक्ति संतुलन में दरारें गहरी होने लगीं, पश्चिम ने रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए, चीन को रणनीतिक रूप से घेरने की नीति तेज की, एशिया प्रशांत को सैन्यीकृत किया और भारत पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव बढ़ाया कि वह पक्ष चुने। वैसे वैसे भारत ने वह चाल चली जिसे आज वैश्विक रणनीतिक हलकों में एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। भारत ने RIC को केवल कूटनीतिक फोटोऑप से निकालकर एक वास्तविक रणनीतिक धुरी में बदलने की दिशा में काम करना शुरू किया, और यही वह क्षण था जब नाटो के लिए खतरे की घंटी बजी, क्योंकि पहली बार उसे ऐसा प्रतिद्वंदी उभरता दिखाई दिया जो न तो उसकी तरह औपचारिक सैन्य संधियों में बंधा था, न ही पारंपरिक ब्लॉक बनाम ब्लॉक की भाषा में खेल रहा था, बल्कि उससे कहीं अधिक जटिल, लचीला और दीर्घकालिक रूप से खतरनाक था। नाटो की पूरी संरचना सैन्य शक्ति, संयुक्त कमांड और अमेरिकी नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमती है। उसके निर्णय वॉशिंगटन की रणनीतिक प्राथमिकताओं से निर्देशित होते हैं, और उसके सहयोगी देशों की स्वायत्तता अक्सर उसी सीमा तक स्वीकार्य होती है जहां तक वह अमेरिकी हितों से टकराती नहीं, जबकि RIC का मॉडल इससे मूलतः भिन्न है। यहां कोई एक कमांड सेंटर नहीं है, कोई औपचारिक सैन्य अनुच्छेद नहीं है, बल्कि नीति, अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, तकनीक, कूटनीति और दीर्घकालिक रणनीतिक समन्वय को एक साथ जोड़ने की कोशिश है। और यही इसकी असली ताकत है। भारत, रूस और चीन तीनों अपने अपने ऐतिहासिक अनुभवों, सुरक्षा चिंताओं और राष्ट्रीय हितों के साथ इस ढांचे में खड़े हैं। कोई भी दूसरे का अधीनस्थ नहीं है, और यही बहुकेंद्रित निर्णय प्रणाली 21वीं सदी के उन देशों को आकर्षित कर रही है जो अब किसी एक सुपर पावर की छाया में जीना नहीं चाहते, जो जानते हैं कि नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों में शामिल होने का मतलब अक्सर अपनी विदेश नीति, रक्षा नीति और कभी-कभी आर्थिक नीति तक पर बाहरी प्रभाव स्वीकार करना होता है। भारत की भूमिका यहां निर्णायक हो जाती है, क्योंकि भारत न तो पश्चिम का कठपुतली है और न ही पूर्व का विस्तार। भारत एक स्वतंत्र सभ्यतागत शक्ति है जिसकी अपनी दृष्टि है, अपनी प्राथमिकताएं हैं और अपने हितों की परिभाषा वह खुद करता है। और जब ऐसा देश RIC के केंद्र में खड़ा होता है तो नाटो का वह नैरेटिव कमजोर पड़ने लगता है जिसके तहत वह अपने विरोधियों को तानाशाही, आक्रामक या नियम आधारित व्यवस्था के दुश्मन के रूप में पेश करता आया है। भारत के शामिल होने से यह कथा ढहने लगती है, क्योंकि भारत को न तो वैश्विक दक्षिण में और न ही उभरती अर्थव्यवस्थाओं में एक आक्रामक या गैर जिम्मेदार शक्ति के रूप में देखा जाता है, बल्कि एक संतुलनकारी, स्थिरता प्रदान करने वाले और संवाद में विश्वास रखने वाले देश के रूप में देखा जाता है। और यही बात नाटो की नैतिक बढ़त को खत्म कर देती है। इसके साथ ही RIC का आर्थिक और ऊर्जा आयाम
नाटो के लिए और भी बड़ी चुनौती पैदा करता है, क्योंकि जहां नाटो देशों की अर्थव्यवस्थाएं अक्सर एक दूसरे पर निर्भर और डॉलर केंद्रित वित्तीय प्रणाली में बंधी हैं, वहीं आरआईसी के भीतर स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों, ऊर्जा संसाधनों के दीर्घकालिक समझौतों और तकनीकी सहयोग की संभावनाएं विकसित हो रही हैं, जो धीरे धीरे उस वित्तीय हथियारकरण को निष्प्रभावी कर सकती हैं, जिसका इस्तेमाल पश्चिम ने प्रतिबंधों के रूप में किया है। रूस के ऊर्जा संसाधन, चीन की औद्योगिक क्षमता और भारत का विशाल बाजार व तकनीकी प्रतिभा, ये तीनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जो नाटो के पारंपरिक दबाव उपकरणों को अप्रासंगिक बना दे। और यही कारण है कि पश्चिमी रणनीतिकार आरआईसी को केवल एक डायलॉग फोरम मानने की भूल अब नहीं कर रहे। भारत ने बहुत चतुराई से इस धुरी को किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन का रूप नहीं दिया, क्योंकि वह जानता है कि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लचीलापन, अस्पष्टता और रणनीतिक स्वायत्तता। और यही मॉडल आज उन देशों को आकर्षित कर रहा है जो नाटो में शामिल होकर किसी महाशक्ति के एजेंडे का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी वैश्विक व्यवस्था में अपनी आवाज मजबूत करना चाहते हैं। अफ्रीका, पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका और एशिया के कई देश इस प्रयोग को ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि भविष्य की दुनिया केवल टैंकों और मिसाइलों से नहीं, बल्कि सप्लाई चेन, डेटा, ऊर्जा, तकनीक और कूटनीतिक नेटवर्क से संचालित होगी। और इस नए खेल में आरआईसी जैसा ढांचा नाटो से कहीं अधिक अनुकूल और आकर्षक दिखाई देता है। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं को किसी एक खेमे में कैद करने से इनकार कर दिया, और यही उसका सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ है, क्योंकि वह पश्चिम के साथ भी काम करता है, पूर्व के साथ भी संवाद रखता है और वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को भी मंच देता है। और जब यही भारत आरआईसी के केंद्र में खड़ा होता है तो वह इसे एक वैचारिक रंग देने से बचाता है, जिससे नाटो की लोकतंत्र बनाम तानाशाही वाली सरल लेकिन प्रभावशाली कहानी टूटने लगती है। इस प्रकार आरआईसी भारत की दृष्टि में नाटो का प्रतिरूप नहीं, बल्कि उसका विकल्प है। एक ऐसा विकल्प जो सैन्य अनुशासन के बजाय रणनीतिक संतुलन पर आधारित है, आदेश के बजाय सहमति पर चलता है और प्रभुत्व के बजाय साझेदारी की भाषा बोलता है। और यही कारण है कि यह 21वीं सदी की उभरती विश्व व्यवस्था में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है, जहां भारत न केवल एक भागीदार है, बल्कि उस दिशा को आकार देने वाली केंद्रीय शक्ति भी है। यह तर्क कि भारत केवल जनसंख्या या भूगोल के कारण नहीं, बल्कि वैधता, लेजिटिमेसी के कारण आज वैश्विक राजनीति के केंद्र में है, दरअसल 21वीं सदी की सबसे गहरी रणनीतिक सच्चाई को उजागर करता है, क्योंकि शीत युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि शक्ति की परिभाषा टैंकों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स या मिसाइल रेंज से खिसककर नैरेटिव, नैतिकता, आर्थिक विकल्प और राजनीतिक स्वीकार्यता पर टिक रही है। और इसी बदलाव ने नाटो बनाम आरआईसी की लड़ाई को एक बिल्कुल नए मैदान पर ला खड़ा किया है, जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन फैसले सभ्यताओं का भविष्य तय करते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह वाक्य अक्सर औपचारिक भाषण में बोला जाता है, लेकिन आज यह केवल आंकड़ों की बात नहीं रह गया है, बल्कि यह एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। क्योंकि जिस दौर में पश्चिम लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद का नैरेटिव बेचने की कोशिश कर रहा है, उसी दौर में भारत बिना किसी वैचारिक उपदेश के यह दिखा रहा है कि लोकतंत्र, विकास और रणनीतिक स्वायत्तता एक साथ चल सकते हैं। नाटो की समस्या यही है कि उसकी पूरी वैधता शीत युद्ध की स्मृति और रूसी खतरे की पुनरावृत्ति पर टिकी हुई है, जबकि आरआईसी, रूस, भारत और चीन एक ऐसे भविष्य की बात कर रहा है जहां शक्ति का केंद्र किसी सैन्य गठबंधन में नहीं, बल्कि आर्थिक विकल्पों, तकनीकी आत्मनिर्भरता और साझेदारी आधारित संबंधों में निहित है। भारत द्वारा रारूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन कर यूरोप को बेचना केवल बाजार की चाल नहीं थी, बल्कि यह उस पश्चिमी सोच पर सीधा प्रहार था जो मानती थी कि प्रतिबंध एक तरफा हथियार हैं, और जिनके पास डॉलर, स्विफ्ट और बीमा तंत्र है, वही वैश्विक व्यापार को नियंत्रित करेगा। भारत ने बिना किसी टकराव के यह साबित कर दिया कि प्रतिबंध तभी तक प्रभावी हैं जब तक विकल्प मौजूद नहीं होते, और जैसे ही विकल्प उभरते हैं, प्रतिबंध नैतिक भाषण बनकर रह जाते हैं। इस एक कदम ने यह संदेश दे दिया कि अब वैश्विक अर्थव्यवस्था वॉशिंगटन या ब्रसेल्स की अनुमति से नहीं, बल्कि बाजार की वास्तविक जरूरतों और देशों की संप्रभु प्राथमिकताओं से चलेगी। और यही वह क्षण था जब नाटो पहली बार आक्रामक नहीं, बल्कि रक्षात्मक मुद्रा में आया। नाटो की ताकत कभी उसकी सेनाओं से ज्यादा उसकी आर्थिक संरचना में थी। डॉलर रिजर्व करेंसी, स्विफ्ट सिस्टम
ऊर्जा सप्लाई चेन और वित्तीय संस्थानों का जाल। लेकिन आरआईसी इन सभी मोर्चों पर धीरे धीरे समानांतर ढांचा खड़ा कर रहा है। और इसमें भारत की भूमिका निर्णायक इसलिए है क्योंकि भारत न तो रूस की तरह अलग थलग है और न ही चीन की तरह अविश्वास का केंद्र, बल्कि वह वैश्विक दक्षिण के लिए एक स्वीकार्य, भरोसेमंद और संवादशील शक्ति है। भारत और रूस की ऊर्जा साझेदारी केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं है। यह दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, भुगतान के वैकल्पिक मॉडल और आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन की नींव है। भारत और चीन की तकनीक व मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों मिलकर पश्चिमी टेक्नोलॉजी मोनोपोली को चुनौती दे रहे हैं। और तीनों मिलकर स्थानीय मुद्राओं, डिजिटल भुगतान प्रणालियों और बैंकिंग नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, जो स्विफ्ट के बिना भी वैश्विक व्यापार को संभव बना सकते हैं। यही कारण है कि यूरोप के भीतर बेचैनी बढ़ रही है, क्योंकि वहां की जनता और नीति निर्माता अब यह सवाल पूछने लगे हैं कि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो उन्हें सुरक्षा दे रहा है या लगातार संकट में धकेल रहा है। यूक्रेन युद्ध ने ऊर्जा कीमतें बढ़ाईं, उद्योगों को कमजोर किया और सामाजिक असंतोष को जन्म दिया, जबकि अमेरिका अपेक्षाकृत सुरक्षित दूरी से रणनीतिक लाभ उठाता रहा। इस असंतोष के बीच आरआईसी एक ऐसे मॉडल के रूप में उभर रहा है जहां कोई एक देश आदेश नहीं देता, कोई वैचारिक टेस्ट पास नहीं कराता और कोई शासन परिवर्तन का एजेंडा नहीं चलाता, बल्कि सभी देश अपने हितों के साथ सहमति के आधार पर चलते हैं। और यही बहुध्रुवीयता की असली परिभाषा है, न कि केवल शक्ति का बंटवारा, बल्कि निर्णय लेने के अधिकार का विकेंद्रीकरण। अफ्रीका, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों का झुकाव नाटो से हटकर भारत और आरआईसी की ओर होना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि दशकों के अनुभव से उपजा व्यावहारिक निष्कर्ष है। क्योंकि उन्होंने देखा है कि पश्चिमी सहायता अक्सर शर्तों, सुधारों और राजनीतिक दबावों के साथ आती है, जबकि भारत की साझेदारी क्षमता निर्माण, स्थानीय जरूरतों और सम्मान पर आधारित होती है। भारत वहां शासन नहीं बदलता, वह संस्थाएं मजबूत करता है। वह संसाधन नहीं निकालता, वह मूल्य जोड़ता है। वह भाषण नहीं देता, वह विकल्प देता है। और यही कारण है कि भारत की उपस्थिति को संदेह नहीं, बल्कि भरोसे से देखा जाता है। नाटो बनाम आरआईसी की यह लड़ाई इसलिए खतरनाक भी है और दिलचस्प भी, क्योंकि यह बिना युद्ध के विश्व व्यवस्था को पुनर्परिभाषित कर रही है। और इस संघर्ष में भारत की भूमिका किसी फ्रंट लाइन सैनिक की नहीं, बल्कि उस धुरी की है जिस पर संतुलन टिका हुआ है। यदि भारत नाटो के साथ जाता है तो बहुध्रुवीयता कमजोर पड़ती है, और यदि भारत आरआईसी में निष्क्रिय रहता है तो वैकल्पिक संरचनाएं अधूरी रह जाती हैं। लेकिन भारत ने जिस तरह रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए ऊर्जा, व्यापार, कूटनीति और नैरेटिव चारों मोर्चों पर संतुलन साधा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य का विश्व किसी एक सैन्य गठबंधन के आदेश से नहीं, बल्कि कई सभ्यताओं की सहमति से चलेगा। यही कारण है कि नाटो आज शोर नहीं मचा रहा, क्योंकि शोर कमजोरी को उजागर कर देता है, और आरआईसी चुपचाप संरचना बना रहा है, क्योंकि संरचनाएं भाषणों से नहीं, निरंतरता से खड़ी होती हैं। यह संघर्ष अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचा है, लेकिन दिशा स्पष्ट है। बंदूकें भले ही शांत हों, लेकिन वैधता की यह लड़ाई तय कर रही है कि आने वाले दशकों में कौन आदेश देगा और कौन विकल्प देगा। और पहली बार इतिहास में विकल्प देने वालों की पंक्ति में भारत सबसे आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। और यही अंतर नाटो और आरआईसी के बीच की मूल रेखा है। नाटो जहां संकट पैदा करके समाधान बेचता है, आरआईसी संकट को रोकने की रणनीति बनाता है। और इस पूरी कहानी का केंद्र भारत है, क्योंकि भारत वह देश है जिसने बिना युद्ध किए, बिना किसी पर हमला किए, केवल रणनीतिक धैर्य और दीर्घकालिक सोच के जरिए नाटो जैसी संरचना को चुनौती देने की स्थिति बना ली है। और यही कारण है कि आज पश्चिमी थिंक टैंक खुलकर कह रहे हैं कि असली चुनौती चीन नहीं, बल्कि भारत के नेतृत्व में बनता संतुलन है। क्योंकि भारत ना तो टकराव चाहता है और ना ही अधीनता स्वीकार करता है। भारत केवल संतुलन चाहता है, और संतुलन ही नाटो की सबसे बड़ी दुश्मन शक्ति है। क्योंकि संतुलन आते ही एकाधिकार खत्म हो जाता है, और यही वह ऐतिहासिक क्षण है जहां कहा जा सकता है कि भारत की नई विश्व व्यवस्था की नींव रखी जा चुकी है, जिसमें नाटो पावर अब निर्विवाद नहीं रही और आरआईसी केवल गठबंधन नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक वैश्विक सोच बन चुका है। नाटो बनाम आरआईसी की यह लड़ाई वास्तव में किसी पारंपरिक युद्ध, सैन्य टकराव या घोषित शत्रुता की कहानी नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी की उस गहरी संरचनात्मक जंग का प्रतीक है जिसमें वैश्विक शक्ति संतुलन चुपचाप
लेकिन निर्णायक रूप से स्थानांतरित हो रहा है। और यही कारण है कि यह संघर्ष अब पर्दे के पीछे की रणनीतिक फाइलों और बंद कमरों की बैठकों तक सीमित न रहकर खुले मंचों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, मीडिया बयानों और आर्थिक नीतियों के जरिए दुनिया के सामने आ चुका है। पश्चिमी देशों द्वारा यह स्वीकार करना कि भविष्य की शक्ति केवल सैन्य ठिकानों, विमान वाहक पोतों या परमाणु हथियारों की संख्या से तय नहीं होगी, बल्कि आर्थिक आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी प्रभुत्व और कूटनीतिक विश्वसनीयता जैसे कारकों से तय होगी। अपने आप में इसमें इस बात का संकेत है कि नाटो पहली बार वैचारिक और रणनीतिक असुरक्षा की स्थिति में खड़ा है, क्योंकि इन चारों मोर्चों पर नाटो के भीतर अभूतपूर्व दरारें दिखाई देने लगी हैं। अमेरिका और यूरोप के बीच आर्थिक प्राथमिकताओं का टकराव, ऊर्जा नीति पर मतभेद, तकनीक और सप्लाई चेन को लेकर आपसी अविश्वास और वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच घटती कूटनीतिक विश्वसनीयता, जबकि इसके विपरीत आरआईसी यानी रूस, भारत और चीन का ढांचा तमाम आंतरिक विरोधाभासों के बावजूद एक अपेक्षाकृत स्पष्ट दिशा और साझा हितों के न्यूनतम सहमति बिंदुओं के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। नाटो की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह आज भी मानसिक रूप से 20वीं सदी के शीत युद्ध मॉडल में फंसा हुआ है, जहां दुनिया द्विध्रुवीय थी, अमेरिका निर्विवाद नेता था और मित्र तथा शत्रु की परिभाषा वॉशिंगटन तय करता था। लेकिन 21वीं सदी की बहुध्रुवीय वास्तविकता में यह मॉडल न केवल अप्रासंगिक हो चुका है, बल्कि प्रतिरोध भी पैदा कर रहा है, क्योंकि आज भारत जैसे देश न तो वैचारिक रूप से पश्चिम विरोधी हैं और न ही किसी एक धुरी के अधीन चलने को तैयार हैं। भारत ने पिछले एक दशक में बार बार यह स्पष्ट किया है कि उसकी विदेश नीति किसी ब्लॉक की सदस्यता पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और दीर्घकालिक स्थिरता पर आधारित है। और यही बात नाटो के लिए सबसे अधिक असहज करने वाली है, क्योंकि नाटो भारत को या तो स्वाभाविक सहयोगी के रूप में देखना चाहता था या रणनीतिक मोर्चे के हिस्से के रूप में। लेकिन भारत ने दोनों ही फ्रेम को खारिज करते हुए स्वयं को एक स्वतंत्र धुरी के रूप में स्थापित किया। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत का रुख इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां नाटो के भारी अप्रत्यक्ष दबाव, नैतिक भाषणों और मीडिया अभियानों के बावजूद भारत ने न तो रूस से अपने ऐतिहासिक संबंध तोड़े और न ही पश्चिम के साथ संवाद के रास्ते बंद किए, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और वैश्विक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित नीति अपनाई, जिसने यह साबित कर दिया कि भारत भावनात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक निर्णय लेता है। इसी तरह ईरान के साथ संबंधों का मामला हो या मध्य एशिया और इंडो पैसिफिक में भारत की सक्रियता, हर जगह भारत ने यह संकेत दिया कि वह किसी भी सैन्य गठबंधन का उपग्रह बनने के बजाय अपनी कूटनीतिक स्पेस को विस्तारित करना चाहता है। और यही रणनीति उसे एक पिवट पावर बनाती है, ऐसी शक्ति जिसके इर्द गिर्द अन्य देश अपनी नीतियों को समायोजित करते हैं, न कि जो किसी और की नीति का अनुसरण करे। नाटो के लिए यह स्थिति इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि आरआईसी कोई औपचारिक सैन्य गठबंधन नहीं है जिसे प्रतिबंधों, सैन्य दबाव या युद्ध से तोड़ा जा सके, बल्कि यह साझा हितों, पारस्परिक निर्भरता और लचीले सहयोग का एक ढांचा है, जहां मतभेदों के बावजूद संवाद की गुंजाइश बनी रहती है। और इसी लचीलेपन के कारण यह ढांचा अधिक टिकाऊ दिखाई देता है। रूस के पास ऊर्जा संसाधन और सैन्य अनुभव है, चीन के पास विनिर्माण क्षमता, तकनीकी महत्वाकांक्षा और विशाल बाजार है, और भारत के पास जनसांख्यिकीय लाभ, लोकतांत्रिक वैधता, सॉफ्ट पावर और संतुलनकारी कूटनीति है। इन तीनों का संयोजन नाटो के पारंपरिक प्रभुत्व मॉडल को सीधे चुनौती नहीं देता, लेकिन उसे अप्रासंगिक जरूर बनाता है। नाटो की आंतरिक समस्या यह भी है कि उसके सदस्य देशों के हित अब एकरूप नहीं रहे। यूरोप ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, अमेरिका अपने घरेलू राजनीतिक ध्रुवीकरण और आर्थिक पुनर्संरचना में उलझा है, और वैश्विक दक्षिण में पश्चिमी नैरेटिव पर भरोसा लगातार कम हो रहा है। जबकि आरआईसी देशों के बीच सहयोग किसी साझा विचारधारा पर नहीं, बल्कि साझा व्यावहारिक जरूरतों पर आधारित है, जो इसे अधिक अनुकूलनीय बनाता है। इस पूरे परिदृश्य में भारत की भूमिका निर्णायक इसलिए हो जाती है क्योंकि वह न तो रूस का अनुयायी है, न चीन का सहयोगी और न ही पश्चिम का विरोधी, बल्कि एक ऐसा संतुलन बिंदु है जो विभिन्न शक्तियों के बीच सेतु का काम कर सकता है। और यही वह बात है जिसे नाटो देर से,
लेकिन अब समझने लगा है कि भारत को दबाव में लाकर या नैतिक उपदेश देकर अपने पक्ष में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार नाटो बनाम आरआईसी की लड़ाई वास्तव में शक्ति की परिभाषा को लेकर संघर्ष है। जहां एक ओर नाटो अभी भी सैन्य गठबंधनों, प्रतिबंधों और दबाव की राजनीति में विश्वास करता है, वहीं दूसरी ओर आरआईसी जैसी संरचनाएं आर्थिक विकल्प, ऊर्जा विविधता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और बहुपक्षीय कूटनीति के जरिए एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रही हैं। और इसी बदलाव के केंद्र में भारत खड़ा है, जो न केवल इस संक्रमण का साक्षी है बल्कि सक्रिय भागीदार भी है। और शायद यही कारण है कि यह संघर्ष आने वाले वर्षों में और अधिक तीव्र, जटिल और निर्णायक रूप लेने वाला है। रूस जब सैन्य और ऊर्जा सुरक्षा की ठोस गारंटी देता है, चीन जब औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखला और अत्याधुनिक तकनीकी क्षमता के साथ खड़ा होता है, और भारत जब राजनीतिक संतुलन, कूटनीतिक विश्वसनीयता और वैश्विक दक्षिण की आवाज को दिशा देता है, तब आरआईसी केवल एक ढीला ढाला समूह नहीं रह जाता, बल्कि वह धीरे धीरे उस वैकल्पिक शक्ति संरचना का रूप लेने लगता है जो शीत युद्ध के बाद पहली बार नाटो के एकाधिकार वाले वैश्विक निर्णय तंत्र को गंभीर चुनौती देता है। क्योंकि नाटो की ताकत हमेशा केवल उसके टैंक, विमान वाहक पोत या मिसाइल सिस्टम में नहीं रही, बल्कि उसकी असली शक्ति यह रही है कि वही यह तय करता था कि वैध सुरक्षा चिंता क्या है, आतंकवाद की परिभाषा कौन तय करेगा, किस युद्ध को मानवीय हस्तक्षेप कहा जाएगा और किसे आक्रामकता। लेकिन जैसे ही रूस, भारत और चीन एक ही दिशा में रणनीतिक सोच विकसित करते हैं, यह वैचारिक और निर्णयात्मक वर्चस्व स्वतः कमजोर होने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां नाटो की दूसरी बड़ी कमजोरी सामने आती है, उसका आंतरिक विभाजन। क्योंकि आज का नाटो 1990 के दशक वाला नाटो नहीं है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोप के हितों में जो दरार धीरे धीरे बनी थी, वह अब स्पष्ट खाई में बदल रही है। अमेरिका चाहता है कि नाटो एक वैश्विक पुलिस बल की तरह काम करे, जो एशिया प्रशांत से लेकर मध्य पूर्व और अफ्रीका तक अमेरिकी रणनीतिक प्राथमिकताओं को लागू करे, जबकि यूरोप, विशेषकर जर्मनी और फ्रांस जैसे देश, अब यह महसूस कर रहे हैं कि अमेरिकी नेतृत्व में चलने वाली इस सैन्य संरचना की कीमत उन्हें अपनी ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और घरेलू राजनीतिक स्थिरता के रूप में चुकानी पड़ रही है। यूक्रेन युद्ध ने इस टकराव को और उजागर कर दिया, जहां अमेरिका ने यूरोप को रूस के साथ टकराव की अग्रिम पंक्ति में धकेल दिया, जबकि वास्तविक रणनीतिक और आर्थिक लाभ अमेरिका को मिला, ऊर्जा निर्यात, हथियार बिक्री और डॉलर की मजबूती के रूप में। और इसी पृष्ठभूमि में आरआईसी एक स्थिर, कम आक्रामक और दीर्घकालिक हितों पर आधारित विकल्प के रूप में उभरता है, क्योंकि यह किसी एक देश की वैचारिक श्रेष्ठता या शासन मॉडल को निर्यात करने की परियोजना नहीं है, बल्कि साझा हितों, रणनीतिक स्वायत्तता, आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पर केंद्रित है। और यही कारण है कि आज अफ्रीकी देश, खाड़ी राष्ट्र, लैटिन अमेरिका और यहां तक कि दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश नाटो की सदस्यता या उसके सैन्य ढांचे से जुड़ने की बजाय आरआईसी और उससे जुड़े मंचों जैसे ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ संतुलन बनाने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह समझ में आ रहा है कि नाटो के साथ जाना अक्सर शर्तों, प्रतिबंधों और हस्तक्षेपों के पैकेज के साथ आता है, जबकि आरआईसी के साथ जुड़ाव अधिक लचीला, सम्मानजनक और घरेलू प्राथमिकताओं के अनुकूल है। और इस पूरे समीकरण में सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका भारत की बनती है, क्योंकि भारत वह कड़ी है जो इस गठजोड़ को आक्रामक ध्रुव बनने से रोकती है। भारत न तो किसी पर अपनी विचारधारा थोपता है, न ही शासन परिवर्तन या सैन्य हस्तक्षेप को विदेश नीति का उपकरण बनाता है, बल्कि भारत की कूटनीति साझेदारी, क्षमता निर्माण और आपसी लाभ पर आधारित है। यही कारण है कि भारत एक साथ रूस से रक्षा उपकरण ले सकता है, अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार और तकनीकी सहयोग कर सकता है, और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा के बावजूद वैश्विक मंचों पर संवाद बनाए रख सकता है। और यही संतुलन उसे नाटो की तुलना में नैतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर मजबूत बनाता है, क्योंकि नाटो जहां अक्सर या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ की मानसिकता में काम करता है, वहीं भारत रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा को जीवित रखता है। लेकिन नाटो के रणनीतिकारों की नींद उड़ाने वाला पहलू केवल सैन्य या कूटनीतिक नहीं है, बल्कि वह आर्थिक और मुद्रा आधारित शक्ति का क्षेत्र है।
क्योंकि दशकों तक नाटो की सैन्य शक्ति के पीछे असली रीढ़ डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय व्यवस्था रही है।